जेसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज का ये 15 दिन 15 मैराथन सेक्शन का ये 7th डेज है, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट झारखंड का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं 40 पेज इसमें समथिंग है। मैं आप लोग को ये पेज गिनवा के डराना नहीं चाहता, जो सच्चाई है वास्तविकता है वही मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा हूँ। तो ये सेक्शन थोड़ा लंबा बनेगा, बट इसमें कंप्लीट आप लोगों का झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्जामिनेशन का यदि आप प्रीवियस ईयर शो करते होंगे, देखते होंगे, तो आप वहाँ पे पाते होंगे कि भूगोल का झारखंड का भूगोल का सेक्शन से मैक्सिमम प्रश्नों को पुटअप किया जाता है। तो चलिए फाइनली आज के इस मैराथन सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। पहला प्रश्न से जो कि झारखंड का भौतिक स्वरूप एवं ऊंचावच से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को उप विभाजित किया गया है? तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा गया है? 4 क्षेत्रों में। ये बेसिकली आप यहीं पे देख सकते हैं। यदि आप कोई भी बुकलेट या कोई भी पुस्तक पढ़ते होंगे तो यहाँ पे इस प्रकार जिक्र नहीं किया गया है कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 क्षेत्रों में। कौन कौन से देख सकते हैं? पाट क्षेत्र, रांची हजारीबाग पठार, राजमहल ट्रैप और चाईबासा का मैदान। ये चाईबासा का वही मैदान है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। झारखंड का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चाईबासा का ही मैदान है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान वो नेतरहाट में होता है। 180 सेंटीमीटर तक वहाँ पे वर्षा चली जाती है। वर्षा अंतराल भी पूछ लिया जाता है तो 100 से 200 सेंटीमीटर। औसत वर्षा बात करते हैं झारखंड का तो 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ये चीज़ आप लोग को याद करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान की बात करते हैं तो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? वो हमारा है पारसनाथ शिखर, जिसकी ऊंचाई कितने बार पूछा जा जाता है। मीटर में 1365 मीटर, फीट में बात करते हैं 4478 या फिर 80। जो भी ऑप्शन आप में देखने को मिल सकता है तो इसका तो आंसर हो जाएगा पारसनाथ शिखर। 1365 मीटर ऊंचाई होती है, फीट में 4478 देखने को मिले या फिर 4480 दोनों हो जाएगा। और इसमें 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ है, इन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ पहाड़ी यहाँ पे रखा गया है। ये पारसनाथ पहाड़ी जो कि गिरिडीह पठार के अंतर्गत गिरिडीह जिला में ये आता है और ये मुख्य तौर पर ये बात करते हैं जैन धर्म का ये तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा यहाँ पे इतने सारे प्रश्न इसी प्रकार रिकॉल किए गए हैं। तो जितने भी प्रश्न यदि जो रिकॉल किए गए हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे। डिस्कस तो सभी प्रश्नों का कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे बिकॉज ये हमारा काफ़ी लंबा सेशन ये होने वाला है। तो 4480 इसका फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई वही प्रश्न देखिए यहाँ पे भी ये मीटर में पूछा गया है तो 1365 मीटर। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न भी वही, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो समुद्र तल। और हाँ, इस प्रकार यदि ऑप्शन देखने को मिलता है तो मैं प्रत्येक वीडियोस में आप लोगों के साथ इसी चीज़ को शेयर करता हूँ कि उसके अप्रोक्स वाला आप लोगों को आंसर टिक मारना है। तो ऊपरे उसके अप्रोक्स में बात करते हैं 4480 फीट, 4478 फीट। तो 4400 तो देखने को मिल रहा है हमारा, यानी कि इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए, टिक करना है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी ये किस जिले का हिस्सा है? ये गिरिडीह जिले का हिस्सा है। व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाह्य पठार गिरिडीह पठार का हिस्सा है। समेत शिखर के भी नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे बात करते हैं 24वें एवं 20वें तीर्थकर ने मोक्ष प्राप्ति की। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने भी यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। जैनियों के दोनों संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं और इस स्थान को मधुवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मधुवन। इस प्रकार दो नाम आते हैं, एक तो मधुवन पूछेगा, मधुवन किस स्थान पे है तो ये गिरिडीह में स्थित है। और एक फूलडुंगरी का नाम सुने होंगे तो वो घाटशिला वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है फूलडुंगरी। लेकिन मधुवन, तो मधुवन ये कहाँ पे स्थित है? ये गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण हुआ है जो कि वह आर्कियन युग के चट्टान से हुआ है और यह ब्राकर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के जो पशु हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं?
पारसनाथ पहाड़ी में ही पाए जाते हैं। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? जो पारसनाथ पहाड़ है ये किस पठार का हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पठार का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं जो कि है झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। कोडरमा गिरिडीह पठार पे ये हजारीबाग पठार में ये स्थित है। यहाँ बात करते हैं तो यह पठारी क्षेत्र है जो कि वह NH-19 जिसका पूर्व में नाम था NH-2 और NH-2 गुजरता है। ये कहाँ से गुजरता है? तो ये बरही हो गया, गिरिडीह हो गया और एक बरही गिरिडीह और एक कौन सा क्षेत्र से ये गुजरता है? रिकॉल मुझे याद नहीं आ रहा है। वो क्षेत्र हम लोग बात करते हैं, एक तो आपका गिरिडीह क्षेत्र से होता है और एक हाँ धनबाद से। 3 क्षेत्र से ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम सुने होंगे, तो वो जो NH-2 है वह गुजरता है गिरिडीह से और एक क्षेत्र है आप लोग का कौन सा? बरही क्षेत्र और एक है आप लोग का धनबाद क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों से ये गुजरता है। तो NH-2 के किनारे है ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, NH-2 के किनारे। और NH-2 का जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है NH-19। ठीक उसी प्रकार झारखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग जो पढ़ते थे NH-33 जिसकी लंबाई 391 किलोमीटर के समथिंग है इसकी लंबाई, तो इसका नाम अब हो चुका है NH-20। तो परिवहन से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि NH-33 का नया नाम क्या हो चुका है? तो NH-20 हो चुका है। या फिर जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, बेसिकली हम लोग तो NH-33 ही पढ़े हैं, लेकिन इसी का नाम हो चुका है NH-20। तो अब टिक करना है आप लोग को NH-20। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण है जो कि वह किया गया था। यहाँ बेसिकली बात करते हैं तो बलुआ पत्थर और क्वार्टाइज यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे राजमहल ट्रैप से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कि बेसाल्ट चट्टान से उसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का राजमहल ट्रैप में। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो ये झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रकार झारखंड का मैप देखते होंगे तो यहाँ पे जो साहेबगंज, गढ़वा, साहेबगंज, पाकुड़ का जो इलाका है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, तो ये है राजमहल क्षेत्र का इलाका। यहाँ पे इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो रांची पठार ये छोटा नागपुर के किस हिस्से में स्थित है? तो ये दक्षिणी छोर पर स्थित है। किस छोर पर? दक्षिणी छोर पर। व्याख्या देख सकते हैं, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई बात करते हैं तो 600 मीटर। रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर और यह एक संप्रदाय मैदान का उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उच्चतर रांची का पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3600 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किसमें स्थित है? तो ये जो छोटा नागपुर का है ये किसमें स्थित है? तो ये मेनली रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर खाली स्थान पर स्थित है। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड राज्य जो कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है। व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट व्याख्या है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। जो छोटा नागपुर का पठार है राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जो कि प्रायद्वीपीय पठार के ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं ग्रेनाइट एवं निश चट्टानों से इसका भी निर्माण हुआ है। संप्रदाय भूमि भी कहा जाता है इसे। इसे खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड मान बात करते हैं पूरे भारत का, यहाँ पे खनिज कितना होता है? तो 40%। पूरे भारत का 40% सिर्फ जो खनिज है वो झारखंड से ही होता है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो पश्चिमी या उच्चतर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
इसका औसत ऊंचाई तो आप लोग पढ़े ही होंगे, 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पाट क्षेत्र में मेनली ये इलाका आता है लातेहार, लोहरदगा और उधर कौन सा इलाका, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, जिधर बॉक्साइट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यदि मैक्सिमम बात करते हैं तो वो लोहरदगा ज़िले में बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है। और इसकी जो महत्वपूर्ण हम लोग पहाड़ियाँ बात करते हैं तो वो है सोनू एवं सरयू, इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। बूढ़ाघाघ क्षेत्रफल जो कि कहाँ पे है, तो ये लातेहार जिला में स्थित है। ये भी इसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। बूढ़ाघाघ क्षेत्रफल आपको ये जलप्रपात का कई बार इसका ऊंचाई पूछ लिया जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। सो ऊंचाई में यदि हम लोग बात करते हैं तो 143 मीटर, मीटर में याद रखिएगा 143 मीटर। और एक ये नया प्रश्न आप लोग को देखने को मिला होगा जो कि बुक में तो ये अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन कई जगह इस बुक को जो नया पब्लिकेशन मैं हूँ झारखंड, जिसका रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर किया गया था, ये अब तक की बेहतरीन पुस्तक है झारखंड में, जिसमें इन सारे चीज़ को भी अपडेट किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा जो हम लोग पारसनाथ पहाड़ी बात करते हैं तो उसका प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि देश में उसका कौन सा स्थान है। तो देश में कौन सा स्थान है उसका, जो पारसनाथ पहाड़ी है, तो देश में उसका ऊंचाई के नंबर पर 271वां स्थान है। देखिए इससे भी बड़े बड़े कितने चोटियाँ हैं। सो और ये किसी बुक में आप लोग को नहीं देखने को मिला होगा। ये मैं हूँ झारखंड से पहले किसी भी बुक में देखने को नहीं मिला होगा कि भारत में इसका कौन सा स्थान है। लेकिन अब जितने भी बुक्स आ रहे हैं सब इसका कॉपी पेस्ट करके देखने को मिलेगा। तो वही है कि आप लोग को जो जितने भी बुक आप लोग को रिव्यूज़ दे रहे हैं वो कंटेंट बेस पर दिए जा रहे हैं। इससे पहले परीक्षा योद्धा का भी देखिए, इसके बाद अभी खोटा का जो प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम गुरुजी है, तो मैं उन बुक को आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिन बुक के कंटेंट में दम होती है वाकई में। आलतू फालतू बुक मैं आप लोगों के समक्ष रिव्यू नहीं प्रदान करता हूँ, या फिर उसका जो भी आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस चीज़ को परचेज़ कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों को वास्तविकता, जिसमें सच्चाई, जिसमें कंटेंट बेस पर आप लोगों को रिव्यूज़ किया जा रहा है। तो यदि आप उन बुक को परचेज़ करके ख़रीद सकते हैं, पढ़ लीजिए। इससे मेरा कुछ बेनिफिट भी नहीं होने वाला है और ना ही मेरा कुछ लॉस भी होने वाला है। ये तो मैं आप लोगों के एक मेंटर्स, एक बड़े भैया के तौर पर आप लोग को सिर्फ एक सजेस्ट गाइडेंस कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोग यहाँ पे थे, जो पारसनाथ पहाड़ी है इसका पूरे भारत में स्थान कितना है, 271वां स्थान। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये नया पैटर्न का है, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। जब बुक में दिया गया है तो वो जब परीक्षा लेने वाली आयोग है वो ज़रूर इस प्रश्न को पूछेगी। ठीक उसी प्रकार हम लोग ये जो बूढ़ाघाघ जलप्रपात देख रहे हैं, ये झारखंड का तो सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका पूछ भी सकता है कि भारत में इसका कौन सा स्थान है। तो भारत में इसका 21वां स्थान है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात है मीटर में, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 143 मीटर। फीट में बात कर लेते हैं तो 469 फीट, और ये भारत में 21वां नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी रांची में स्थित है। उसका स्थान देश में बात करते हैं तो उसका स्थान है 34वां स्थान। कौन सा स्थान, 34वां स्थान। इसका ऊंचाई बात कर लेते हैं तो 98 मीटर और 321 आप लोग को फीट देखने को मिल जाता है। 321 फीट, 321 फीट है फीट में ये दूसरा हुंडरू जलप्रपात का, और मीटर में 98 मीटर। 34वां स्थान देश में, 21वां स्थान, और वो जो पारसनाथ पहाड़ी है उसका स्थान हम लोग देख रहे थे, कौन सा स्थान, 271वां। तो ये 3 वो है जो कि वह नया प्रश्न आप लोग को इस बुक में देखने को मिलेगा। मैं हूँ झारखंड, 271वां। और जहाँ पे भी आप लोग को रिकॉल करने का मौका मिले ना, तो पुनः आप लोग उस चीज़ को वहीं पे रिकॉल कर लीजिएगा। इससे आप लोगों का जो झारखंड जीके है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 271 देख पा रहे हैं, तो 271 से हम लोग यहाँ पे क्या लिंक कर सकते हैं, CNT एक्ट आप लोग सुने होंगे। CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट, वो जिसका पारित कब किया गया था, 11 नवंबर 1908 में। चलिए इसको भी हम लोग जल्द से यहाँ पे पूरा रिकॉल कर लेते हैं। जब सोच ही लिया है सपना हम लोग को वर्दी पाने का, एक ASO बनने का, तो कंप्लीट हम लोग को पूरा यहाँ पे करना है
1908 में, 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर याद रखिएगा, 11 नवंबर 1908। तो वहाँ पे जो धाराएं हैं, तो धाराएं की कितनी संख्या आप लोग पढ़े होंगे, तो धाराएं की संख्या है 271। कितनी? 271। और 19 क्या है, तो 19 अध्याय हैं। और अब तक उसमें कुल कितने संशोधन किए गए हैं, तो अब तक कुल 26 संशोधन उसमें किए गए हैं। पहला संशोधन और अंतिम याद रखिएगा। तो पहला संशोधन है जो कि वह 1920 में हुआ था, और अंतिम संशोधन 1995 में। कुल 26 अधिवेशन संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1920 में, अंतिम संशोधन 1995 में। आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो 1995 में ही झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया था, 1995 में। तो लिंक करने के काफ़ी हम लोग के यहाँ पे तौर तरीके हैं। इस प्रकार लिंक कीजिएगा तो वो चीज़ आप लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? तो ये किसके बीच द्रोण बनाता है? रांची और हजारीबाग के बीच में। जो दामोदर नदी है वो रांची और हजारीबाग पठार के बीच में ये द्रोण बनाती है। अगला प्रश्न, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो कौन से दो विभाजित किए जाते हैं? एक तो केंद्रीय पठार और एक निचला पठार। केंद्रीय पठार और निचला पठार में विभाजित किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की भौगोलिक संरचना। झारखंड का भौगोलिक संरचना, ये दूसरा टॉपिक आ गया है झारखंड का भूगोल का। तो भौगोलिक संरचना में हम लोग बात करते हैं, किस चट्टान को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? किस चट्टान को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ यूगिन। धारवाड़ यूगिन जो कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम उधर क्षेत्र कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, उधर का इलाका है, जिसमें कि लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सर्वाधिक मात्रा में खनिज उधर पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम इलाका में पाया जाता है। तो धारवाड़ यूगिन को है जो कि वह धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके व्याख्या को, कोल्हान श्रेणी के नाम से भी इस चीज़ को जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला, इन तीनों जिलों में इस क्षेत्र का निर्माण काफ़ी उधर पाया जाता है, धारवाड़ यूगिन चट्टानें। यहाँ पे धात्विक खनिजों का दमाव बड़े पैमाने पर होता है। मेनली बात करते हैं तो ये सब पूछे जाते हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, मैंगनीज हो गया। बॉक्साइट का बात करते हैं तो ये मेनली पाट क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, लातेहार में। लौह अयस्क का नोवा मुंडी सुने ही होंगे। नोवा मुंडी, सुरदा, राखा, गुआ, जामदा, ये सारे किस क्षेत्र के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। तांबा का तो नाम सुने ही होंगे, घाटशिला का नाम सुने हैं ना, वो तांबा के लिए फिर प्रसिद्ध है। निकेल, सोना, कुंदार कोचा का नाम सुनेंगे, वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मेनली जो लोहा हो गया, तांबा हो गया, निकेल हो गया, सोना, मैग्नीज, तो ये जैसे ही पूछेगा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जो ऑप्शन देखने को मिले। लेकिन प्राथमिकता आप लोग को, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज, इसमें प्राथमिकता आप लोग को देना है पश्चिमी सिंहभूम को। लेकिन तांबा के लिए आप लोग को प्राथमिकता देना है पूर्वी सिंहभूम को। अगला प्रश्न है, उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है? तो उस पठार का नाम क्या चाहिए? छोटा नागपुर का पठार। इसका पठार छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाव है? तो छोटा नागपुर का पठार है जो कि वह इसका मुख्य प्रभाग है। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। रांची, हजारीबाग और कोडरमा का पठार, इन 3 पठारों से मिलकर के बना है कौन सा पठार? तो ये छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर पठार खालिस्तान चट्टानों से बना हुआ है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से मिलकर के बना है। किस काल के चट्टान से? प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टान से मिलकर के ये बना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड की जलवायु तरफ अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। भौगोलिक जो संरचना है उसका हम लोगों ने देख लिया। अब झारखंड की जलवायु यहाँ से काफ़ी प्रश्न,
चलिए एक बार फास्ट वे में हम लोग सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ इस चीज़ को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। झारखंड में वर्षा बात करते हैं तो ये तो मेनली दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये पता होगा। अंतराल पूछता है तो 100 से 200 सेंटीमीटर, यदि इसी तरह एवरेज औसत पूछेगा तो 140 सेंटीमीटर, सर्वाधिक पूछेगा तो नेतरहाट क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर, न्यूनतम पूछेगा तो वो चाईबासा का मैदान न्यूनतम हो जाता है। तापमान भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस वो जमशेदपुर जिला में होता है, जमशेदपुर शहर में सर्वाधिक वहाँ पे गर्मी होती है। सर्वाधिक ठंडा की बात करते हैं तो वो नेतरहाट क्षेत्र में ही सर्वाधिक ठंडा होता है, 60 डिग्री सेल्सियस ठंडे के दिनों में वहाँ पे तापमान चली जाती है। चलिए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल, जैसे ये अंतराल देखने को मिलेगा तो 100 से 200 सेंटीमीटर आप लोग का वो अंतराल हो जाएगा। जिस प्रकार छोटा नागपुर पठार बात करें किस काल में बना हुआ है तो प्री कैम्ब्रियम चट्टान से, राजमहल ट्रेप तो वो जुरासिक युग चट्टान से। उसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो गोंडवाना कर्म की चट्टानें हैं इसका निर्माण भी कार्बोनिफेरस से हुआ है। और विंध्याकर्म चट्टान और बात करते हैं ये हमारा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर और विंध्याकर्म का चट्टान ये प्री कैम्ब्रियम काल में इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना का निर्माण कार्बोनिफेरस में और जो राजमहल ट्रेप है उसका निर्माण जुरासिक युग में। ये जो हम लोग विंध्याकर्म की चट्टानें ये गढ़वा पलामू क्षेत्र में होता है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ जिक्र किया गया जो कि आप लोगों को फास्ट वे में बताया गया है। 140 जो कि औसत यहाँ पे वर्षा होती है। और झारखंड की जलवायु कैसी है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी यहाँ पे जलवायु है। और फॉरेस्ट का बात करते हैं तो वो तो शुष्क फॉरेस्ट यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र शुष्क जो पर्णपाती वन है, शुष्क सूखा हुआ जो जंगल है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। 140 देखिए जो औसत वर्षा 140 है, सर्वाधिक 180 सेंटीमीटर। नेतरहाट पठार क्षेत्र में न्यूनतम बात करते हैं देखिए सबसे कम तो वो चाईबासा के मैदान में सबसे न्यूनतम होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो वो हजारीबाग क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है तो हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। व्याख्या देख सकते हैं यहाँ मानसून की दोनों शाखाएं यथा बंगाल की खाड़ी और अरब की शाखा द्वारा वर्षा होती है। किससे? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों शाखाएं द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा कराती है, किस महीना में होता है तो वो मंथ है सितंबर नवंबर में। कौन सा मंथ? सितंबर और नवंबर मंथ, याद रखिएगा मंथ सितंबर और नवंबर मंथ। यहाँ पे यदि हम लोग व्याख्या देख सकते हैं तो वो भी यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, ये इसी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहीं पे रिकॉल भी कर लेते हैं। मानसून के लौटने की क्रिया को निर्वर्तन कहते हैं। ये जीके का सेक्शन में पूछा जा सकता है कि मानसून के लौटने की क्रिया को क्या चीज कहते हैं तो निर्वर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य रेखा पर कर्क है जो कि वह लंबवत चमकता है। 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण है जो कि वह विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। कर्क रेखा से हम लोग सिर्फ ये याद रखना है कि कर्क रेखा से भी पूछा जाता है तो वो और मांझी कांके क्षेत्र से वो रांची जिला के अंतर्गत वो स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो यहाँ का जो जलवायु क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है तो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत यहाँ पे जो जलवायु है वो आती है। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है तो किसके क्षेत्र के तहत आता है, वही चीज़ है उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र के तहत। अगला प्रश्न है झारखंड की औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है तो वो औसतन तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम तापमान की बात करते हैं तो मैक्सिमम तापमान जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस। ऐसी यदि जिस प्रकार वर्षा का अंतराल पूछा गया तो 100 से 200 होगा। यदि तापमान का भी अंतराल पूछा जाएगा तो तापमान में अंतराल लेना है आप लोग को 23 से 26 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक औसतन तो हो गया, सर्वाधिक 45, औसतन 25, अंतराल में 23 से 26 सेंटीमीटर। अब ये आप लोग का वर्षा से देखिए औसत वर्षा
तो 140 सेंटीमीटर 140 मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1400 मिलीमीटर। ये हो गया औसत। और सर्वाधिक बात करते हैं 180 यानी कि 1800 मिलीमीटर, वो नेतरहाट क्षेत्र में, अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह किस क्षेत्र में होती है, तो वो हजारीबाग क्षेत्र में होती है। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, चाईबासा के मैदान में। तो झारखंड को सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ठंडी जगह है नेतरहाट, जहाँ का तापमान ठंडे के दिनों में 7 डिग्री सेल्सियस ये चला जाता है। और सर्वाधिक तापमान वो तो जमशेदपुर का पता ही होगा आप लोगों को, जमशेदपुर का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। नेतरहाट क्षेत्र को कई उपनामों से जाना जाता है, पहाड़ों की मल्लिका, छोटा नागपुर की रानी। और यहीं पे कन्फ्यूजन करने वाला एक प्रश्न होता है, झारखंड का शिमला। कई लोग सोचते हैं कि जो नेतरहाट क्षेत्र है वह तो ठंडा जगह है, ठंडा शिमला कहने का तात्पर्य है जम्मू कश्मीर। तो जो ज़्यादा ठंडा जगह है, तो नेतरहाट ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए छोटा नागपुर का शिमला नेतरहाटे को ही कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर का जो शिमला है वो रांची जिला को कहा जाता है, ना कि नेतरहाट को। छोटा नागपुर का जो शिमला है वो रांची को कहा जाता है। इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस हटा लीजिएगा, छोटा नागपुर का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। झारखंड में जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या कारण है, तो उसका मुख्य कारण बात करते हैं मानव जाति गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ये सभी उसके मुख्य कारण हैं। अगला प्रश्न है, जेपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। राष्ट्रीय योजना किस वर्ष जारी की गई, 30 जून 1908 ईस्वी में, 30 जून 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। न्यूनतम तापमान, तो ये नेतरहाट क्षेत्र में कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है। देखिए, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो यदि आप मैप को रिकॉल कर पा रहे होंगे इस प्रकार मैप, तो इधर है पश्चिम बंगाल, इधर है उड़ीसा, यहाँ पे कौन सा जिला है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला। अब हम लोग झारखंड की नदियों की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। तो झारखंड की नदी में मेनली ये भी डाटा आप लोग को बुक में नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है, किसी भी बुक में ये डाटा नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। तो झारखंड में मेनली मुख्य नदियों की संख्या बात करते हैं 8। जिस प्रकार यहाँ पे मुख्य नदियों की संख्या 8 है, यहाँ से भी आप लोग चाहें तो एक चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं कि जो दामोदर घाटी निगम है जिसका स्थापना, उसको गठन तो 1900 किस वर्ष में किया गया था, 1948 ईस्वी में। उसके तहत भी बांध की कुल संख्या कितनी बनाई गई है, तो 8 बांध उसके भी अंतर्गत बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य तौर पर जो 8 नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, झारखंड की मुख्य नदियाँ कितनी संख्या है, 8। कौन कौन सी है, देखिए, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी और गंगा नदी। तो ये झारखंड की 8 मुख्य नदी है। मयूराक्षी नदी खालिस्तान से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी ये त्रिकुट पहाड़ी मेनली है कहाँ, तो ये त्रिकुट पहाड़ी आप लोगों का देवघर में, त्रिकुट पहाड़ी है कहाँ ये, तो ये देवघर में है। इस नदी की कुल लंबाई से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 250 मीटर, ये याद रखिएगा। और इसी नदी मयूराक्षी नदी के तट पर ही हिजड़ा मेला जो कि कहाँ लगता है, दुमका में। हिजड़ा मेला जो कि दुमका में लगता है। मयूराक्षी नदी को हम लोग मोर नदी के नाम से भी, मोतिहारी या फिर मोर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, तो ये त्रिकुट पहाड़ी में ही ये स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी बोलना तो ये देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान है, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, स्वर्णरेखा ये छोटा नागपुर क्षेत्र से, कहाँ पे, छोटा नागपुर में। नगड़ी का नाम सुनेंगे, छोटा नागपुर नगड़ी गांव। रानी चुवा, पूरा स्थान का बात करते हैं तो रानी चुवा, नगड़ी गांव, छोटा नागपुर पठार, ये तो बड़ा क्षेत्र हो गया। इससे भी छोटा क्षेत्र जाते हैं तो नगड़ी गांव,
उससे भी छोटा क्षेत्र का नाम पूछेगा तो रानी चुआ। ये स्वर्णरेखा नदी का यहाँ पे उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियाँ बात करते हैं तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है जुमार, रारू, कांची, खरकई। क्या जी, एक सांस में आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोग को आसानी होगी। जिस प्रकार मैं याद किया हूँ, जुमार, रारू, कांची, खरकई, जुमार, रारू, कांची, खरकई। एक दो बार रिकॉल कीजिए, जुमार, रारू, कांची, खरकई, जुमार, रारू, कांची, खरकई। और संजय भी इसका सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो झारखंड का दूसरा हम लोग जिक्र किए थे, हुंडरू जलप्रपात, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में बात करते हैं तो 321 फीट है। और इंडिया लेवल पर, भारत लेवल पर इसका स्थान बात करते हैं तो 34वां स्थान। हाँ, ये 34वां स्थान है। तो यहाँ से भी हम लोग एक चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने की क्या चीज़ है, तो जो 34वां राष्ट्रीय खेल है उसका भी आयोजन झारखंड में ही किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 2011 ईस्वी में। देखिए कहाँ कहाँ से लिंक करके आप लोग को बताया जा रहा है। 2011 में रांची में ही इसका आयोजन किया गया था, 34वां राष्ट्रीय खेल। इसके चलिए हम लोग एक बार इसको भी रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राष्ट्रीय खेल वो झारखंड में ही आयोजन किया गया था। कब, 2011 ईस्वी में 34वां राष्ट्रीय खेल, जिसका जो मस्कट बात करते हैं शुभंकर, तो वो क्या था, छौआ। जिसका शुभंकर था छौआ। छौआ का शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा, हिरन का शिशु यानी कि बच्चा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, झारखंड को कुल 96 पदक प्राप्त हुए थे। कितने पदक प्राप्त हुए थे, 96 पदक, जिसमें कि स्वर्ण पदकों की संख्या थी 33। ये चीज़ तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग को यहाँ पे याद ही रखना है इतना सारा, कि 2011 में हुआ था, रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल था। 96 टोटल पदक जीते थे, जिसमें कि 33 स्वर्ण पदक था। और पदक तालिका में इसका स्थान था 5वां स्थान। और जो जब कोई भी खेल आयोजन प्रारंभ होता है तो उसमें जो मशाल ध्वजवाहक थी वो कौन थी, दीपिका कुमारी। वही दीपिका कुमारी जिनका खेल है आर्चरी, तीरंदाजी। और इनका यदि हम लोग बात करते हैं तो दीपिका कुमारी आर्चरी तीरंदाजी से, जो कि रांची क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है, रांची जिला में। और इनको बात कर लेते हैं तो 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 2016 ईस्वी में पद्मश्री। 2016 ईस्वी में और एक व्यक्ति को दिया गया पद्मश्री, वो थे वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने वाले सिमोन उरांव। तो सिमोन उरांव और दीपिका कुमारी दोनों को एक साथ 2016 में पद्मश्री और दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार 2012 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो इतने सारे रिकॉल आप लोगों को जैसे जहाँ पे भी मौका मिले पुनः रिकॉल कर लेना है सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो जीके का पार्ट है। ये हम लोग यदि रिकॉल नहीं करते रहेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, रिकॉल नहीं करते रहिएगा इसको बीच बीच में, तो डेफिनेटली है कि ये आप लोग श्योर है कि भूल जाइएगा। इसीलिए जहाँ पे भी मौका मिलता है ज़रा सा भी आप लोग को उस मौका का बेनिफिट उठा लेना है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। तो स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चांडिल डैम का नाम सुने होंगे, कई बार आप लोग को याद भी कराया गया है, चांदी सोना, चांदी सोना। तो चांडिल डैम सोना नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो कि सरायकेला जिला में अवस्थित है। तो ये किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। और हाँ, आप लोगों को जो ज़्यादा फोकस है मेरे वर्ड पर, मेरे शब्दों पर कीजिएगा, बिकॉज शब्द के दौरान आप लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वह बोल के ही प्रकट कर दिया जा रहा है। तो मेरे शब्दों पर आप लोग वहाँ पे भी गौर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी इसी नदी पर बना हुआ है, क्या चीज़, वही जो हुर्रू जलप्रपात हम लोगों ने देखा था, वो दूसरा सबसे ऊंचा 34वां, जिससे रिकॉल किए राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। सोने की नदी, तो सोने की नदी स्वर्णरेखा नदी को। और हाँ, इस सेशन को जब भी आप अटेंड करते हैं तो इस चीज़ को आप लोग एक स्टडी के तौर पर मत लीजिएगा, इसको आप इंटरेस्टिंग वे में, पढ़ाई को भी एक प्रकार से इंटरेस्टिंग ले लेना है। जैसे कोई भी फिल्म आता है तो आप लोग इंटरेस्ट के साथ कैसे देखते हैं, बाहुबली फिल्म आ गया, गद्दार फिल्म आ गया, पूरे इंटरेस्ट के साथ, उसी प्रकार पढ़ाई को भी एक इंटरेस्ट बना लेना है, ताकि आप लोग को पढ़ने में और मज़ा आए।
इसको एक मज़े की तरह लेना है स्टडी को, ना कि एक आप लोग को ड्यूटी की तरह लेना है कि ये मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। कर्तव्य ड्यूटी वो तो है ही है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बट प्राइमरी चीज़ में आप लोगों को रखना है पूरा इंटरेस्ट, अपना पढ़ने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जग गया उस दिन आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 मीटर। 395 मीटर इसकी कुल लंबाई है। वही चीज़ व्याख्या में भी देखिए, स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थान क्या चीज़ है? तो इसका उद्गम स्थान है पिस्का। पिस्का रांची, जो कि नगड़ी क्षेत्र या फिर हम लोग रानी चुआ, जो भी नाम देखने को मिल सकता है, छोटा नागपुर, नगड़ी गांव, पिस्का या फिर रानी चुआ। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं जो जोन्हा फॉल है, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इसी नदी पर बना है। जोन्हा फॉल, कई दफ़ा ये भी पूछा गया कि जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या होता है? तो गौतम धारा जलप्रपात। स्वर्णरेखा से आप लोग ये भी चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, स्वर्णरेखा परियोजना। इस प्रकार दामोदर घाटी नदी परियोजना है, स्वर्णरेखा परियोजना किस वर्ष हुआ था? 82-83 में, यानी कि 1982-83 में। दामोदर घाटी वो तो 1948 है ही उसका। और झारखंड में 8 प्रमुख नदियां हैं और 8 बांध दामोदर घाटी निगम के तहत भी 8 बांध बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? इसमें से कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो झारखंड राज्य से गुजरने वाली नदी है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह थी ये छोटा नागपुर क्षेत्र, नकड़ी या फिर पिस्का या फिर रानी चुआ, जो भी नाम देखने को मिले उसी चीज़ को आप लोग टिक आउट करना है। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सिंहभूम जिला में, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में ही ये स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर ये बहती है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो ये किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? रेडियोधर्मी। किस प्रकार का? रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी जैसे स्वर्णरेखा बात करते जमशेदपुर तो पता ही होगा, जो कि किस क्षेत्र के किनारे बना हुआ है? तो ये खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम के किनारे ही ये जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और टिस्को कंपनी को कौन नहीं जानता, ये जमशेदपुर में ही मेनली स्थापित है। 1907 ईस्वी में इसका गठन स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। साक्षी, जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी था, याद रखिएगा। अब उतना बड़ा कंपनी है तो उसका रेडियोधर्मी के कारण ही इस नदी में सर्वाधिक है जो कि वह प्रदूषित हो रही है। 1911 में सबसे पहले वहाँ पे लोहा का उत्पादन प्रारंभ किया गया टिस्को में, और साथ ही साथ 1914 में, 11 में तो लोहा का, फिर 14 में इस्पात का उत्पादन वहाँ पे प्रारंभ किया गया। टिस्को का स्थापना 1907 में, 11 में लोहा उत्पादन, 14 में इस्पात उत्पादन कार्य वहाँ पे प्रारंभ किया गया। टिस्को, पहले तो इसका नाम टिस्को था, लेकिन इसका नाम 2005 ईस्वी में, कब? 2005 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? टाटा स्टील। टाटा स्टील इसका नाम चेंज करके है जो कि वह कर दिया गया है। उसी प्रकार टाटा मोटर्स का नाम सुने होंगे, टाटा मोटर्स का भी नाम रखा गया है, कब? तो टाटा मोटर का नाम इससे ठीक 2003 ही ईस्वी में उसका नाम चेंज करके टाटा मोटर्स रख दिया गया था। प्रश्न है नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं खाली स्थान नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव, तो स्वर्णरेखा का भी वहीं पे उद्गम होता है, और साथ ही साथ दक्षिणी कोयल का भी उद्गम वहीं पे होता है। उत्तरी कोयल से क्या प्रश्न पूछा जाता है? सोन नदी का नाम सुने होंगे, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश मैकाल पर्वत से उसका उद्गम होता है, जो कि गढ़वा और पलामू क्षेत्र झारखंड के 2 जिलों से प्रवाहित होती है सोन नदी। सोन नदी, तो इसी सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी है औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत, अमानत जो कि चतरा से उसका उद्गम होता है। अब बात करते हैं औरंगा, तो औरंगा का उद्गम होता है ये किस्कू लोहरदगा से होता है, और किस्कू लोहरदगा से भी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से
होकर प्रवाहित नहीं होती है। इसमें से कौन सी नदी है जो कि झारखंड से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? तो वह नदी है कादवा नदी। कौन सी नदी? कादवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमानत नदी किसमें गिरती है? तो अमानत नदी, अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था अमानत नदी। तो ये जो अमानत नदी है किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की ये सहायक नदी है। इसका जो उद्गम है ये चतरा से यह उद्गम होती है, वो अभी यहाँ पे देख सकते हैं। अमानत नदी निकलती है, तो अमानत नदी ये कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पठार। चतरा भी ये हजारीबाग पठार का ही क्षेत्र है। चतरा का, हाँ एक चीज़ हम लोग का छूट रहा है, वो है जिलों का स्थापना वर्ष। तो चतरा का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1991 में। ट्रिक इसका बताया गया था आप लोगों के समझ। ब च ग बचक, बा से बोकारो, चा से चतरा, गा से गढ़वा। बोकारो, चतरा, गढ़वा इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में गूगल साहब, गूगल साहब, गु से गुमला, गा से गु गोलो साहब, गु गोलो साहब, गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदगा, साहब से साहेबगंज, गुमला, गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज इन सभी चारों जिलों का गठन 1983 ईस्वी में। ठीक है, गुगोलो साहब। तो ये प्रश्न है, खरकई नदी खालिस्तान में गिरती है। खरकई नदी ये कहाँ पे गिरती है? स्वर्ण रेखा, और जहाँ पे दोनों का संगम होता है ठीक उसी के जस्ट के किनारे में ही जो जमशेदपुर शहर है जिसका पुराना नाम साकची था, उस शहर को बसाया गया है। तो किस नदी के किनारे वो शहर है? स्वर्ण रेखा और इसी नदी, कौन सी नदी? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे। और खरकई नदी का यदि हम लोग बात करते हैं तो ये खरकई नदी का उद्गम है जो कि वह उड़ीसा के सिमलीपाल क्षेत्र से होता है। खरकई नदी का उद्गम झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? कहाँ पे? जमशेदपुर क्षेत्र में दो नदियों का संगम, तो ये खरकई और स्वर्ण रेखा का ही वहाँ पे संगम होता है, और इसी के किनारे देखिए जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, खरकई नदी खालिस्तान से निकलती है, तो खरकई नदी ये उड़ीसा के सिमलीपाल से ये निकलती है। कहाँ? उड़ीसा के सिमलीपाल से। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये कहाँ से उत्पन्न होती है? अमरकंटक। सोन नदी देखिए, सोन नदी आप लोग को जिक्र किया गया था, अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से यह निकलती है, और ये झारखंड के दो जिले पलामू और गढ़वा में ये प्रवाहित होती है। इस नदी का उपनाम देखिए सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है और हिरण्यवाह के नाम से ही। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि किस नदी को हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को हिरण्यवाह और सोनभद्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख डालते हुए, अगला प्रश्न है, सोन नदी जो कि झारखंड, प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 21 प्रश्न। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, ये कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? कौन है जो कि वह झारखंड की मुख्य नदी है? तो वो फल्गु बेसिकली ये बिहार की मुख्य नदी है। ठीक है, फल्गु बिहार की मुख्य नदी है, और इस नदी को नाम से जाना जाता है निरंजना नदी। निरंजना हो गया, लीलाजन, इन नदियों के नाम से जाना जाता है फल्गु नदी। और इसी किनारे के तट पर आप लोग नाम सुने ही होंगे किनका? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्धा लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाने वाले। तो उन्होंने जो अपनी क्या उसको प्राप्त करते हैं, बोध की प्राप्ति इसी नदी के किनारे प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो वह नदी है दामोदर नदी। कौन सा? दामोदर नदी। छोटा नागपुर का पठार, और भी स्थान हम लोग बात करते हैं तो चूल्हा पानी नामक स्थान, जिस प्रकार स्वर्ण रेखा का छोटा नागपुर, उससे भी छोटा नगड़ी, पिस्का, उससे भी छोटा रानी चुआ, ठीक उसी प्रकार दामोदर का भी याद रखिएगा, छोटा से छोटा स्थान पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर, उससे भी छोटा चूल्हा पानी स्थान, और ये लातेहार जिला में स्थित है चूल्हा पानी स्थान। अंता सलीला देखिए कितने नामों से फल्गु नदी को जाना जाता था?
तो एक तो जाना जाता है, देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी जिक्र किया गया है, निरंजना नदी से, लीला जन नदी से और अंतः सलीला नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग थे इस छोटा नागपुर, दामोदर नदी इसी क्षेत्र से। दामोदर नदी का यदि हम लोग इसका विशेषता बात करते हैं तो ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और जब सबसे लंबी नदी की बात आ ही गई है तो इसका लंबाई भी जिक्र कर लेते हैं। दामोदर नदी का ओवरऑल ये सिर्फ झारखंड में नहीं ये सिर्फ प्रवाहित होता है, और भी जिलों में और भी राज्यों में ये प्रवाहित होता है। तो दामोदर नदी का कुल लंबाई बात करते हैं तो वो है 592 किलोमीटर। झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में सिर्फ ये 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है, कुल लंबाई 592 है। और इस प्रकार ये झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो इतने सारे इसकी विशेषता आप लोग को जानना है। साथ ही साथ इसको झारखंड का देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदी तो याद ही करना है। ब्राकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो, कतरी ये सारे इसके ब्राकर, ये सारे इसके क्या चीज़ हैं, तो ये सारे इसके सहायक नदी है। ब्राकर का उद्गम बात करते हैं तो बेसिकली ये ब्राकर का उद्गम हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। ब्राकर नदी पर ही तिलैया बांध, जो कि कहाँ पे स्थित है, तिलैया बांध कोडरमा में, तिलैया बांध कोडरमा में 1953 ईस्वी। तो इसी ब्राकर नदी पर है तिलैया बांध, और इसी ब्राकर नदी पर है मैथन बांध जो कि धनबाद में स्थित है 1958 ईस्वी। बांध भी चलेंगे हम लोग, ईस्वी भी याद रखिएगा। तिलैया का 2 डेट याद रखिएगा अभी, बेसिकली अभी के तौर पर। तिलैया बांध का निर्माण 1953 में ब्राकर नदी पर, मैथन का निर्माण धनबाद में स्थित है, इसका भी ब्राकर नदी पर 1958 ईस्वी में। और पंचेत ये तो दामोदर और ब्राकर दोनों के संगम पर बना हुआ है, और इसका निर्माण 1959, 58 के बाद 59, 1959। प्रश्न है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल, देखिए यहाँ पे जो इस प्रकार हम लोग बात करते हैं तो ये लातेहार, छोटा नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम लातेहार, छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पे जिक्र में जो आप लोग को बताया गया वही चीज़ यहाँ पे जिक्र में दिया गया है कि चूल्हा पानी नामक स्थान, देखिए चूल्हा पानी नामक स्थान। लेकिन इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में बेसिकली ये स्थान दिया गया है लोहरदग्गा। बाकी इसके अलावा बुक में हम लोग देखते हैं लातेहार क्षेत्र को बताया गया है, जो चूल्हा पानी इस क्षेत्र को बताया गया है कि लातेहार जिला में है, लेकिन इस बुक में लोहरदग्गा जिला में बताया गया है। इस कारण से इस प्रश्न को स्टार किया गया है, अन्यथा आप लोगों को लातेहार, छोटा नागपुर ही मान के चलना है। और ऑप्शन में लोहरदगा नहीं देखने को मिलेगा तो लातेहार को ही आप लोग प्राथमिकता देना है, लातेहार को ही टिक आउट कीजिएगा आप लोग। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी का क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी है उसको बिहार का शोक। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को। यहाँ पे बात आई है बिहार की शोक नदी, तो बिहार की शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 26 प्रश्न, निम्न में से किस नदी का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो दामोदर नदी को ही शोक नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये झारखंड से होकर के प्रवाहित होती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई देखिए 592 किलोमीटर, झारखंड में इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी खाली स्थान से होकर के गुजरती है, तो दामोदर नदी पश्चिमी सिंहभूम देखिए मेनली कौन कौन से जिले से होकर के गुजरती है, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। तो इतने सारे जिलों से होकर के ये दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ब्राकर नदी की कुल लंबाई बात करते हैं, ब्राकर नदी की कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। और ब्राकर नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। ब्राकर नदी का उद्गम बात करते हैं वही क्षेत्र देखिए हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। और भी छोटा स्थान पूछा जाएगा तो पद्मा क्षेत्र जो कि छोटा नागपुर हजारीबाग के अंतर्गत जिले के अंतर्गत आता है, पद्मा क्षेत्र से इसका प्रवाहित होता है उद्गम।
225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बराकर जो हम लोग देखे थे अभी, देखिए तिलैया बांध हो गया। अब मैथन डैम, तिलैया जो कि कोडरमा में स्थित है, मैथन जो कि धनबाद में, ये दोनों डैम है जो कि वह बराकर नदी पर ही बने हैं। और एक है पंचेत, लेकिन वो सिर्फ बराकर में ही नहीं बना, वो बराकर और दामोदर के दोनों संगम पर बना है पंचेत। इस तिलैया की बात करते हैं तो 1953 ईस्वी में बना है। मैथन की बात करते हैं तो ये 1958 ईस्वी में। जो पंचेत बात करते हैं दामोदर और बराकर के संगम पर बना है, वो 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? बराकर नदी का उद्गम, वही देखिए छोटा क्षेत्र पूछ लिया गया, पद्मा, हजारीबाग, छोटा नागपुर। इस प्रकार छोटा से छोटा क्षेत्र कोई भी याद रखिएगा। जिस प्रकार दामोदर नदी का याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, चूल्हा पानी जो कि लातेहार या लोहरदगा, जो भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार स्वर्णरेखा का छोटा नागपुर क्षेत्रफल, छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र याद रखिएगा। और साथ ही साथ रांची याद रखिएगा जिला में, नगड़ी, किस्कू, रानी चूआ, इतने सारे छोटा नाम हो गए स्वर्णरेखा से संबंधित। अगला प्रश्न है, केटो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी खालिस्तान नदी की मुख्य उप नदियाँ हैं। तो ये सारी जो सहायक नदी है वो बराकर नदी की ही सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान इसमें बात करते हैं, टाइगर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी निकलती है, तो ये रॉन्ग आंसर है। दक्षिणी कोयल का भी वही स्थान है जो कि स्वर्णरेखा नदी का स्थान है। देखिए मयूराक्षी जो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। दामोदर, छोटा नागपुर, पठार, लातेहार, लोहरदगा, चूल्हा पानी, जो ऑप्शन देखने को मिले। दक्षिणी कोयल, ये भी छोटा नागपुर, पठार। दक्षिणी कोयल सेम वहीं से निकलती है जहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, तो स्वर्णरेखा दक्षिणी कोयल का सेम उद्गम स्थान है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तरी कोयल ये कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य से ये प्रारंभ होती है। और उत्तरी कोयल की दो हम लोग देखे थे, औरंगा और अमानत, इसकी दो सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल ये अपने आप सोन नदी की सहायक है। तो किस प्रकार सोन की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और मानत। औरंगा ये मेनली किस्कू लोहरदगा से ये उद्गम होता है, और अमानत ये चतरा से इसका उद्गम स्थल होता है। अगला प्रश्न है 35 प्रश्न, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मण, इसका भी कई बार याद कराया गया है। ब्राह्मण शुद्ध वर्ण है, तो शुद्ध वर्ण कहने का तात्पर्य है दूध, यानी कि ब्राह्मण नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी दुमका से इसका उद्गम होता है। शंख नदी का उद्गम, तो ये गुमला चैनपुर प्रखंड, गुमला के चैनपुर प्रखंड से इसका उद्गम होता है। चैनपुर प्रखंड जो कि गुमला जिले के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सी नदी झारखंड छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो उत्तरी कोयल ये बहती है, स्वर्णरेखा बहती है, बराकर बहती है, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि इससे होकर के नहीं प्रवाहित होती। क्यूल नदी, क्यूल नदी, क्यूल नदी, ये नदी गिरिडीह, क्यूल नदी गिरिडीह, ये नदी थोड़ा आप लोग पुस्तक पढ़े होंगे तो वहाँ पुस्तक में नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन ये है गिरिडीह जिला में। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मैं हूँ जो नया संशोधित पुस्तक है उसमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में खालिस्तान ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। तो गढ़वा जिले के ये भंडरिया प्रखंड, भंडरिया प्रखंड, ये न्यू प्रश्न है 2021 जो जेपीसी एग्जामिनेशन है वहाँ पे पूछा गया था, भंडरिया प्रखंड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाली दो मुख्य जलपोतों को नाम क्या है? तो मुख्य जल प्रपात है इनकी नाम क्या है? बराकर और सकरी नदियाँ। कौन सी नदियाँ? बराकर और सकरी नदियाँ। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? देवघर से मेनली बात करते हैं तो वो मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, बट ऑप्शन में वो देखने को नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आयोग आप लोग को स्वयं है जो कि सभी कैंडिडेट को इसका नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अजय नदी, तो मुंगेर बिहार, अजय नदी का उद्गम होता है मुंगेर बिहार से। अमानत का चतरा, अमानत ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा ये भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, किस्कू लोहरदगा से उद्गम। बैतरनी नदी का
उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट हम लोग बातें करने वाले हैं झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध, तो मैथन बांध की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बराकर नदी पर बनी हुई है। मैथन बांध हो गया। यहाँ पे यदि हम लोग बांध करते हैं मैथन बांध, मैथन बांध ये कहाँ पे है? तो ये हम लोग का धनबाद जिला में स्थित है। यहीं पे तिलैया बांध बात करते हैं जो कि कोडरमा में स्थित है। ये तिलैया बांध भी बराकर नदी पर ही बनाया गया है। वहीं बात करते हैं पंचेत बांध, पंचेत बांध ये भी धनबाद जिला में है और ये पंचेत बेसिकली बात करते हैं तो ये दामोदर और बराकर नदी के संगम पर है। मैथन डैम की बात करते हैं तो इसका निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया था और पंचेत डैम का बांध करते हैं जो कि दो नदियों के संगम दामोदर और बराकर, तो उसका निर्माण किया गया था 1959 ईस्वी में। वहीं जो तिलैया बांध की बात कर रहे हैं बराकर नदी पर ही, बट ये कोडरमा जिले में स्थित है। इसका स्थापना 1953 ईस्वी में इस बांध का निर्माण किया गया था। मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो मैथन डैम किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में अवस्थित है। 1958 ईस्वी इसका निर्माण। अगला प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। देखिए वही पुराना प्रश्न है। तो ये धनबाद जिला में स्थापना देख सकते हैं, यानी कि इसका इस बांध का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इसके रिलेटेड ही देखिए प्रश्न है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो मैथन डैम सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदी का, तो नदी कौन सा है? बराकर नदी। बराकर नदी और स्थापना ईयर्स है 1958 ईयर्स। कब? 1958 ईयर। पंचेत देख रहे हैं, पंचेत ये दामोदर और बराकर नदी के संगम पर, लेकिन ये 1959 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी निगम ये तो 1948 का है और इसके अंतर्गत जो अंत में 8 देख पा रहे होंगे, तो 8 इनके अंतर्गत कुल बांधों की संख्या है। दामोदर घाटी निगम को अस्तित्व में आया, तो दामोदर घाटी ये निगम कब अस्तित्व में आया था? ईस्वी तो याद रखना ही है 1948, और डेट मंथ बात करते हैं तो 7 जुलाई 1948 ईस्वी के अंतर्गत ही 8 बांध निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया 1948 ईस्वी में। इस परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए हैं? तो इस परियोजना के तहत कुल बांधों की संख्या बात करते हैं तो 8 बांध है। देखिए क्या क्या है सो इसके अंतर्गत कुल 8 बांध है। 6 जल विद्युत गृह है, 3 तापीय विद्युत गृह है और 1 अवरोधक बांध है। तो ये बेसिकली सब याद रखने आप लोग को। 8 बांध हो गए, 6 जल विद्युत गृह हो गया, 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध। झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो झारखंड राज्य में कुल वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या बात करती है तो उसकी संख्या कितनी है? वृहद परियोजनाओं की संख्या भी 8 है। सॉरी, एक प्रश्न हम लोग का हाँ ठीक है, 8वां प्रश्न। इसके अंतर्गत हम लोग कुल वृहद परियोजनाओं की संख्या बात करते हैं तो 8। दामोदर घाटी परियोजना के तहत भी कुल बांधों की संख्या 8 है और झारखंड में वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या भी 8 है। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तिलैया बांध यह किस नदी पर निर्मित है? देखिए जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है। कौन सा नदी पर? बराकर नदी। कहाँ पे स्थित है? तो ये कोडरमा जिले में स्थित है। स्थापना वर्ष भी देख लीजिए 1953 ईस्वी में। चांडिल डैम किस नदी पर बना हुआ है? चांडिल, तो इसका भी याद मैंने कई बार आप लोग को कराया है। चांदी सोना, चांदी सोना, यानी कि ये स्वर्णरेखा नदी, यदि खरकई साथ में दिया है तो ठीक है, अन्यथा सिर्फ ओनली स्वर्णरेखा नदी दिया रहता उस कंडीशन में भी हम लोग स्वर्णरेखा नदी को ही टिकोट करती। देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे दी गई है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, और इस स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना जिस प्रकार दामोदर घाटी नगर बात करते हैं उसका 7 जुलाई 1948 ईस्वी। देखिए ठीक उसी प्रकार स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना ये 1980-82 की परियोजना है। कब की? 1980-82 की ये परियोजना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध बना हुआ है? तो ये किस नदी पर चांडिल बांध बना हुआ है?
चांडिल बांध, तो ये स्वर्णरेखा नदी द्रोण। देखिए यहाँ पे खरकई इसके साथ नहीं है, सिर्फ ओनली स्वर्णरेखा है, तो इसी को हम लोग टिक आउट करेंगे। और देखिए ये कीप है, तो 1980-82 ईस्वी की ये परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो तिलैया बांध झारखंड के, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोडरमा हजारीबाग ये बेसिकली क्षेत्र अभ्रक भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैथन पावर लिमिटेड, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? धनबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और वांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। तो छोटा नागपुर रांची में बेसिकली बात किया जा रहा है, तो कौन सा बांध है वहाँ पे? गेतल सूत बांध। कौन सा? गेतल सूत बांध। कोनार बांध ये तो हजारीबाग में, तिलैया ये तो हमारा तिलैया बांध है जो कि वो हमारा कहाँ पे? ये कोडरमा में स्थित है। व्याख्या आप देख सकते हैं, यह डैम जो गेतल सूत बांध है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। इसे 1971 ईस्वी में खोला गया था और यह डैम रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। जो गेतल सूत बांध है, इस गेतल सूत बांध को हम लोग रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। इसको कब खोला गया था? तो 1971 ईस्वी में। अय्यर बांध, अय्यर बांध किस नदी पर बना है? तो अय्यर बांध बात करते हैं ये दामोदर नदी पर। बरमो अय्यर, ये बरमो और अय्यर ये दोनों नदियाँ दामोदर नदी पर बनी हुई है। और दामोदर नदी घाटी जिसके अंतर्गत 8 बांध है, तो उसमें भी ये बरमो और अय्यर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो मयूराक्षी नदी ये दुमका जिले में बना है। कब बना है? तो 1955 ईस्वी में। और इस मयूराक्षी नदी पर जो मसानजोर बांध है इसका दूसरा नाम है कनाडा बांध, क्योंकि ये कनाडा देश के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। इस कारण से इसे मसानजोर के नाम के साथ साथ हम लोग दूसरा नाम कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। कब इसका निर्माण किया गया था? 1955 ईस्वी में। और ठीक इसके 100 वर्ष बाद यानी कि 1855 ईस्वी में, जहाँ पे ये जिस जिला दुमका जिले में बना हुआ है मसानजोर डैम बांध, 1955 ईस्वी और 100 साल पहले यानी कि 1855 में दुमका जिले की स्थापना की गई थी। दुमका जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में। विस्फोटक कारखाना सुने होंगे, गोमिया बोकारो में स्थित है। उसका भी जो निर्माण बात करते हैं स्थापना वर्ष, तो 1955 ईस्वी ही उसका भी स्थापना वर्ष रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं एक जैसे कि जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट, इसका नाम सुने होंगे, ये जिसका निर्माण 1949 ईस्वी में किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में जेसेस ऑफ सोसाइटी के द्वारा। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका निर्माण 1949 ईस्वी में। और एक इसी के जैसा होता है XISS, तो इसका निर्माण किया गया था 1955 ईस्वी में। तो 1955 ईस्वी से 2-3 डाटा आप लोगों को याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोनार कुंड प्रोजेक्ट। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कोनार, तो कोनार ये किस जिले में अवस्थित है? ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। कौन सा जिले में? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गिरिडीह जिले का निर्माण यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थापना वर्ष है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम, तो पालना डैम की बात करते हैं, ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। इसका यदि हम लोग व्याख्या बात करते हैं तो व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। कौन सा जिला में? तो ये पालना डैम सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है।
और इसका जो उद्घाटन है वह 1983 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब हम लोग झारखंड के जलप्रपात की तरफ मूव करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि? तो इसका जो मुख्य कारण है वो कारण है कि प्रचुर मात्रा में झारखंड में जलप्रपात अवस्थित है और जलप्रपातों का शहर वाटर सिटी ऑफ वाटरफॉल्स ये रांची ज़िले को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने की संख्या अधिक है? तो झरने की सर्वाधिक संख्या अधिक है रांची में, इस कारण से इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स जलप्रपातों का शहर रांची जिले को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से मेनली जलप्रपात अवस्थित है। सो तो हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत में इसका स्थान आता है 34वां स्थान। इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं तो 98 मीटर में और फीट में 321 फीट। दसम जलप्रपात ये भी रांची जिला में ही अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा कौन सा जलप्रपात? जोन्हा किस नदी पर है ये? तो जोन्हा जलप्रपात ये राढ़ू नदी पर है। और दसम किस नदी पर अवस्थित है? तो दसम कांची। देखिए हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, दसम कांची नदी पर अवस्थित है, जोन्हा राढ़ू नदी पर अवस्थित है और ये सीता जलप्रपात, ये सभी मेनली जो कि रांची जिले में अवस्थित है। हुंड्रू रांची से कितनी दूर के सड़क रास्ते से है? हुंड्रू फॉल्स रांची के सड़क से कितनी दूर पर ये अवस्थित है? तो 45 किलोमीटर। कितनी दूर अवस्थित है? 45 किलोमीटर। इसका व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, रांची मुख्यालय से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ऊंचाई बात कर लेते हैं तो 98 मीटर, वही 321 अप्रोक्स में इसका फीट में ऊंचाई है और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और देश में बात करते हैं देश में 34वां स्थान इसका आता है। वहीं झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो है बूढ़ाघाट जलप्रपात, जो कि पूरे देश में उसका स्थान आता है 21वां स्थान। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी। कौन नदी? स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जहाँ पे जिसकी ऊंचाई भी दे चुकी है यहाँ पे अप्रोक्स में देखिए 100 मीटर। तो 100 मीटर यानी कि 98 मीटर तो अप्रोक्स है वो है हुंड्रू जलप्रपात का। तो वही अप्रोक्स में 100 मीटर ऊंचाई है, वो किसकी है? तो वो है हुंड्रू जलप्रपात की। और बेसिकली झारखंड का वो सबसे ऊंचा जलप्रपात तो वो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो कि 469 फीट में ऊंचाई है, मीटर में 143 मीटर, जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। देश में उसका स्थान आता है 21वां स्थान। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू जलप्रपात तो देखिए इसके अप्रोक्स में 98 मीटर तो हम लोग को पता है, तो इसी के इर्द गिर्द हम लोग को ऑप्शन जो टिक आउट कर देना है 75 मीटर। बाकी आयोग का काम है इसका आंसर क्या वो सही मानती है। सो अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? कौन सी? हुंड्रू फॉल्स। तो ये 321 हम लोग जो अप्रोक्स है तो वही 320 फीट से ये ऊंचाई से ये गिरती है। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजमहल पहाड़ी में तो यहाँ कौन सा झरना महत्वपूर्ण है? मोतीझरा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई यदि हम लोग बात करते तो ये साहेबगंज जिला में अवस्थित है, 46 मीटर, फीट में 150 फीट इसकी ऊंचाई है। मोतीझरा जलप्रपात खाली स्थान नदी पर बना है। तो मोती जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ये अजय नदी पर बना हुआ है, अजय नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट जलप्रपात, इसी को हम लोग लोधाघाट जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, देश में इसका स्थान है 21वां स्थान, जो कि मैं बार बार आपके समक्ष ये डिस्कस भी करता हूँ। लातेहार जिला में अवस्थित है। प्रखंड यदि पूरा स्थान बात करें छोटा स्थान तो लातेहार जिला के
महुआ डांड प्रखंड में अवस्थित है। बूढ़ा नदी पर और ऊंचाई देख सकते हैं 143 मीटर और 468 फीट वही अप्रोक्स में। लोधा जलप्रपात के नाम से भी यह जलप्रपात जाना जाता है। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़ी जलप्रपात की रचना करती है? तो वही 468 देखिए लोधाघाग जलप्रपात 143 मीटर में ऊंचाई। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? तो ये किस नदी से बनता है? बूढ़ाघाग नदी से। किस नदी से? बूढ़ाघाग नदी से। तो बूढ़ाघाग लोधाघाग दोनों याद रखिएगा, कोई भी आप लोगों को नाम दे सकता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा फॉल्स झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो गौतम धारा, ये जोन्हा फॉल हम लोग देखते हैं। जोन्हा फॉल जो कि राढ़ू नदी पर बना है, इसी जोन्हा फॉल्स को हम लोग गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं। किसको? जोन्हा फॉल को हम लोग गौतम धारा के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये राढ़ू नदी पर बना हुआ है, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसका जो एक प्रसिद्ध किस कारण से है, तो इसमें ये मान्यता मानी जाती है, ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। तो ये मान्यता है जिस कारण से इस जलप्रपात की काफ़ी महत्ता दी जाती है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो वो कौन सा जलप्रपात है? जोन्हा जलप्रपात, यानी कि गौतम धारा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। हिरनी झरना खालिस्तान में अवस्थित है। हिरनी झरना, तो हिरनी झरना ये तो बेसिकली अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। बट उसी प्रकार देखिए, उससे इर्द गिर्द का जो भी स्थान आप लोग को दिया है, जो भी इर्द गिर्द डिजिट दिया है, उसी डिजिट को टिक आउट करना है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पूर्वी सिंहभूम को टिक आउट कर देते हैं। यहाँ पे हिरनी जलप्रपात ये मेनली पश्चिमी सिंहभूम जिले में गरहा हिरनी जलप्रपात है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के गरहा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात, ये रांची में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। निचली घाघरी जलप्रपात ये लातेहार में, ये भी बिल्कुल सही है। रजरप्पा की बात करते हैं तो ये पलामू में नहीं बल्कि ये रामगढ़ में अवस्थित है। छिन्नमस्तिके मंदिर का नाम सुने होंगे। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये रजरप्पा जलप्रपात है। प्रसिद्ध उसरी फॉल्स झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? कौन से फॉल्स? उसरी फॉल्स। तो उसरी फॉल्स ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। क्यूल नदी भी यही गिरिडीह जिले से ही प्रवाहित होती है। तो क्यूल नदी भी ये एक पूछा गया है, और साथ ही साथ एक उसरी नदी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है खंडोली पहाड़। ये जो उसरी नदी है, उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में अवस्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ में अवस्थित है। कौन सा पहाड़ है? खंडोली पहाड़। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं त्रिकुट पहाड़, तो त्रिकुट ये कोडरमा में अवस्थित है। त्रिकुट पहाड़ी ये आप लोग का देवघर में अवस्थित है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में, जहाँ से मयूराक्षी नदी का संगम होता है। उसी प्रकार बात करते हैं दुधवा पहाड़ी, तो दुधवा पहाड़ी ये दुमका जिले में अवस्थित है। इसी प्रकार ये खंडोली पहाड़ी कहाँ पे है? खंडोली पहाड़ी ये गिरिडीह में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? उसरी, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। विकल्प में दिए गए निम्न संयोजनों में से कौन सा गलत है? तो इसमें हम लोग को गलत को छांटना है। सदनी जलप्रपात शंख नदी पर है, बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, बिल्कुल सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी, ये भी बिल्कुल सही है। बट पेरवा घाट की बात करते हैं तो ये उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरी जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है? तो घाघरी जलप्रपात ये भी लातेहार, और लातेहार का क्षेत्र देख सकते हैं नेतरहाट क्षेत्र। तो घाघरी जलप्रपात ये लातेहार में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है, देख सकते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा बिल्कुल सही है। दसम कांची ये भी बिल्कुल सही है। जोन्हा राड़ू ये भी बिल्कुल सही है।
बट लोधा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। ये रॉन्ग आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी में से प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात बनता है? दस्सम, दस्सम, कद याद करने का ट्रिक है कद, यानी कि ये कांची नदी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? इसमें कौन सा संयोजन है जो कि वह गलत है? तो यहाँ हम ऑप्शन देख पा रहे होंगे, हेपात जलप्रपात ये गुमला में है, बिल्कुल सही है। तमासीन चतरा में है, ये भी बिल्कुल सही है। मुन्नी डी जलप्रपात धनबाद में है, ये भी बिल्कुल सही है। बट कुंडा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये लातेहार जिला में नहीं है, तो ये है कहाँ पे? ये आपका है चतरा जिला में। देखिए कुंडा जलप्रपात ये चतरा जिले में, लेकिन कुंडा मेला, एक कुंडा मेला लगता है जो कि पलामू में लगता है। कुंडा ये जलप्रपात है जो कि चतरा जिला में है, और कुंडा मेला है जो कि वह मेला आप लोगों का पलामू में लगता है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा बेमेल पहचान कीजिए? स्थान के, तो इसमें यदि हम लोग देख पा रहे होंगे स्थान के आधार पर, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, थोड़ा हो गया है। इसमें यदि हम लोग स्थान के फिर बात करते हैं तो दस्सम जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात ये दोनों कहाँ पे स्थित है? तो दस्सम और जोन्हा ये दोनों तो बेसिकली रांची में ही स्थित है, देख सकते हैं। जोन्हा जलप्रपात ये रांची जिले में स्थित है। जोन्हा कौन सा नदी पर? ये राढ़ू नदी पर। और वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं, एक है दस्सम जलप्रपात, ये भी रांची में स्थित है कांची नदी पर। ये दो तो रांची में अवस्थित है, बट हम लोग बात करते हैं, एक हो गया सदनी घाघ जलप्रपात। तो सदनी घाघ ये तो मेनली कहाँ पे स्थित है? ये गुमला में शंख नदी पर बना है। और बात करते हैं पंचघाघ, तो पंचघाघ ये खूंटी जिला में अवस्थित है। तो स्थान के आधार पर यदि हम लोग यहाँ पे आयोग है, यो खूंटी को भी रांची में ही शामिल कर दिया होगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पंचघाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचघाघ जो कि कहाँ पे स्थित है? पंचघाघ आप लोगों का गुमला में। तो जो मैंने आप लोग को इसी हर बार जिस प्रकार इस प्रश्न के पूछे जाते हैं जिसमें कि दो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो अप्रोक्स में देखना है खूंटी, क्योंकि ये तो रांची से ही कटा हुआ भाग है, यानी कि जस्ट रांची के ही बगल में है खूंटी, तो इस कारण से ये पंचघाघ को यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा। अगला प्रश्न, अब हम लोग बढ़ते हैं झारखंड के गर्म जलकुंड के तरफ। गर्म कुंड से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गर्म पानी का तालाब कावा, कौन सा? कावा। कावा कहाँ पे स्थित है? तो कावा ये हजारीबाग में अवस्थित है। कावा हो गया, सूर्यकुंड हो गया, और हरहद, ये हरहद हो गया, कावा हो गया, और सूर्यकुंड। देखिए यहाँ पे देखिए, कावा को ही हरहद बोलते हैं। सूर्यकुंड और टाइगर गर्म जलकुंड ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। और सर्वाधिक गर्म वाला है वो सूर्यकुंड है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वो सूर्यकुंड है। 88 डिग्री सेल्सियस 190 फ़ारेनहाइट। कई बार इसका तापमान भी पूछ लिया गया है, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्यकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? सूर्यकुंड, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हजारीबाग में ही अवस्थित है। तापमान वही देखिए जो डिस्कस किया गया अभी, 88 डिग्री सेल्सियस 190 फ़ारेनहाइट। और कौन कौन से यहाँ पे गर्म कुंड है वो भी आप देख सकते हैं। सूर्य कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, ब्रह्मा कुंड, राम कुंड और सीता कुंड नामक 5 कुंड यहाँ है। सूर्य कुंड में ही यहाँ पे कितने कुंड है? तो 5 कुंड है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हजारीबाग में सूर्य कुंड में अवस्थित हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान अभी हम लोगों ने देखा 88 डिग्री सेल्सियस और 190 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, ये बेसिकली कहाँ पे स्थित है? तो ये हजारीबाग जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ततलोई, तो ये कहाँ पे है? दुमका में। ततलोई गर्म कुंड कहाँ पे स्थित है? ये बेसिकली दुमका में अवस्थित है। दुमका में देखिए और कौन कौन से गर्म कुंड है, सो ततलोई हो गया, झुमका हो गया, तपात पानी हो गया, झरिया पानी, बारह झरना, रानी बहल, भूमका और नून बिल
ये इतने सारे जल गर्म कुंड है जो कि कहाँ पे स्थित है, ये सभी दुमका में स्थित है। इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। दोनों पातलाई बाझरा ट्रिक है। देखिए जो दुमका में अवस्थित जल गर्म कुंड है उसका ट्रिक है दोनों पात लोई बाझरा, दोनों पात लोई बाझरा। दू से यहाँ पे देखिए, दू से हो गया, ये आप लोग का जिला रिलेट करेगा दुमका। दुन्नो दुन्नो, नू से ये आप लोग का रिलेट करेगा नून बिल। पात से आप लोग का रिलेट करेगा तपात पानी, पात से क्या चीज रिलेट करेगा, पात पानी, तपात पानी। और लोई से आप लोग का रिलेट करना है तत् लोई, लोई से रिलेट करना है तत् लोई। और बा से ये 12 झरना हो गया, बा से 12 झरना, झा से झरिया पानी, देखिए झरिया पानी हो गया, और एक 12 झरना, और रा से रानी बहल। तो इतने सारे गर्म कुंड है जो कि दुमका में अवस्थित है। ट्रिक आप लोगों को बेसिकली देखिएगा, दोनों पात लोई बाजरा, एक दो बार इसे रिपीट कीजिएगा, ये फाइनली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। दोनों पात लोई बाजरा, दुमका नूनबिल तपात पानी ततलोई बाजरा, क्या चीज, 12 झरना, झरिया पानी, और रा से रानी बहल, ये उसका ट्रिक हो गया। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है। गर्म पानी का तालाब, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये धनबाद जिला में अवस्थित है। धनबाद में देखिए और क्या क्या है, सो तेतुलिया है, चरक खुद्र है, और सुसुम पानी। तो इसका भी मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि तपात पानी, ततलोई और तेतुलिया, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एक तो ट्रिक हम लोग को देख लिया, दोनों पात लाई, दोनों पात लोई बाजरा, पात, पात से तपात पानी याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे एक धान का किस्म हो गया है चरतेसु धान, धान का किस्म क्या चीज़ है, चरतेसु धान, तेसु चरतेसु धान, ये ट्रिक है, धान का एक किस्म है। तो चा से आप लोग को क्या याद कर लेना है, चरक खुद्र, चर, चर से चरक खुद्र, ते से तेतुलिया, और सु से सुसुम पानी। ये कहाँ पे है, ये जिला को, डिस्ट्रिक्ट को ये करता है, धान से धनबाद। तो चरतेसु धान, चरतेसु धान, धान का एक यह किस्म है चरतेसु धान। चर से चरक खुद्र, ते से तेतुलिया, और सु से सुसुम पानी। चलते हैं अब हम लोग झारखंड के झील। झारखंड से झील से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार जलप्रपात को भी हम लोग देख लिए। अब झील से देखिए क्या क्या प्रश्न है। सो तोप चाची झील अवस्थित है, तोप चाची झील ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये धनबाद में तोप चाची झील अवस्थित है। और इसी के मध्य में एक सुंदर पहाड़ी है, हरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस झील के ही मध्य में है। निम्न में से कौन सा झील धनबाद में अवस्थित है, देखिए वही प्रश्न है जो कि थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। तोपताची झील, यहाँ पे स्टेट, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया था, और यहाँ पे ये पूछा गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अवस्थित है। सो प्रश्न है, तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा स्थित है। तो तोपचांची झील, तोपचांची झील कहाँ पे अवस्थित है, ये धनबाद में। बिकॉज झील के यदि हम लोग बात करते हैं तो झील में बस 2 ही 4 झील है, और वही बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। तोपचांची झील ये धनबाद में। हुड़को झील, हुड़को झील ये जमशेदपुर में, हुड़को झील कहाँ पे स्थित है, तो हुड़को झील ये जमशेदपुर में है। हुड़को झील हो गया, और एक हो गया जयंती सरोवर झील, ये भी जमशेदपुर में। तो एक जमशेदपुर और एक धनबाद का ही पूछा जाता है बेसिकली। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में है, देखिए यहाँ पे भी जो जिस प्रकार धनबाद में पूछा गया था चेंज करके, ठीक उसी प्रकार चेंज करके यहाँ भी पूछा गया है। तो जमशेदपुर में ये हुड़को झील है। यहाँ पे देखिए काके बांध ये रांची में अवस्थित है, हुड़को झील ये जमशेदपुर में अवस्थित है, तोपचांची धनबाद में, धुरवा बांध ये रांची में। अब चलिए हम लोग झारखंड की मिट्टी, इस प्रकार अब हम लोग झारखंड का कंप्लीट भूगोल को कवर अप करने के बाद इसके हम लोग अर्थव्यवस्था, या फिर हम लोग इसकी जो संविधान सेक्शन है राज्य व्यवस्था, उस सेक्शन को देखेंगे। लेकिन
ज़्यादा अधिकांश प्रश्न अर्थव्यवस्था से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सो हम लोग इसके सबसे पहले अर्थव्यवस्था खनिज रिलेटेड जो है वहाँ से पहले इसको कवर अप करेंगे। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को वही प्रोवाइड किया जाएगा। झारखंड की मिट्टी बात करते हैं तो निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो 90% झारखंड के 90% भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र में तो यदि आप लोगों को यहाँ पे देखिए दो इस प्रकार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, एक तो लाल मिट्टी और एक बालुई मिट्टी। प्राथमिकता देना है आप लोग को बालुई मिट्टी का। यदि बालुई मिट्टी ऑप्शन में ना देखने को मिले देन आफ्टर टिक आउट करना है आप लोग को लाल मिट्टी। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का कर्म सोइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो कौन सा ऑर्डर पाया जाता है? अल्फीसॉल। कौन सा? अल्फीसॉल। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उप प्रकार कौन कौन सी मिट्टी है जो कि वह किस प्रकार के पाए जाते हैं। सो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी और झारखंड की नवीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है वो एंटीसोल प्रकार की है। छिछली काली मिट्टी ये इंसेप्टिसोल के अंतर्गत आती है। वहीं बात करते हैं हम लोग देखिए अल्फीसोल, इसके अंतर्गत काफ़ी मिट्टियाँ आती है। अल्फीसोल के अंतर्गत देखिए पुरातन जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे मेनली हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है झारखंड की उन मिट्टियों पर हम लोग को फोकस करना है। जैसे हम लोग लाल बालुई मिट्टी याद कर लेने हैं, कंकडीली मिट्टी, इस प्रकार ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी मिट्टी किस प्रकार के अंतर्गत से आती है। सो लाल मिट्टी भी हम लोग याद कर लेना है क्योंकि लाल मिट्टी 90% भूभाग झारखंड में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भी याद कर लेना हम लोगों को, ये अल्टीसोल के अंतर्गत आते हैं। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी है माइका युक्त मिट्टी। तो माइका युक्त कहाँ पे पाई जाती है? ये बेसिकली कोडरमा और झुमली तिलैया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 झुमरी तिलैया, और ये पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में कोडरमा में। देखिए कहाँ कहाँ पे जिला यदि पूछा जाए तो जिला में आप लोग को बेसिकली 3 जिले याद कर लेने। एक तो कोडरमा का ही ये झुमरी तिलैया, हजारीबाग का बड़का गांव क्षेत्र और गिरिडीह, ये 3 जिले कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, इन 3 जिलों में सर्वाधिक मात्रा में ये अभ्रक मूल की मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में रेतीली मिट्टी, और इस रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज सर्वाधिक उत्पादन किए जाते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में फुसफुस मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? क्या जी? गोरिस, जिसका स्थानीय नाम गोरिस है। तो उस मिट्टी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं बालुई दोमट मिट्टी। बालुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है गोरिस। चिकनी मिट्टी का देखिए किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? सो केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हस्सा। इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं बालुआ दोमट मिट्टी की, तो बालुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है गोरिस, बाला, जरिया, गिटाल, हासा। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम इस प्रकार है खेरसी, चरका, लोबो, बालू सुंदर और आरा हासा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है?
तो किस क्षेत्र में पूछा गया है? राजमहल क्षेत्र में। तो राजमहल क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी, और इसका निर्माण बात करते हैं तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्टिक चट्टान से। काली मिट्टी को जिसमें कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, पलामू क्षेत्र हो गया, संथाल के कुछ भाग हो गए, रांची के कुछ पश्चिमी हिस्से भाग, इसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो इसका मुख्य कारण है जो कि व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण, यानी कि उपयुक्त में से इन सभी कारणों के कारण दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता में कमी देखने को हम लोग को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है, उधर गोड्डा साहिबगंज पाकुड़ का इलाका, उधर ही काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख मात्रा में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार में सर्वाधिक मिट्टी लाल मिट्टी पाई जाती है, और यह लाल मिट्टी पूरे झारखंड के 90% भूभाग पर पाई जाती है। झारखंड में कृषि, तो झारखंड में कृषि के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न है, और कृषि से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इसमें प्रीवियस में फैक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग को जितने भी बुक पढ़ रहे होंगे शायद उन बुक में ये डाटा भी नहीं देखने को मिलता होगा आप लोग को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो कृषि क्षेत्र कितने क्षेत्र में विभाजित है? ये 3 में। कौन कौन से वे देख सकते हैं। क्षेत्र 1 की बात करते हैं तो क्षेत्र 1 में है मध्य उत्तर पूर्वी पठार, ये क्षेत्र 1, पश्चिमी पठार क्षेत्र 2, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र 3, यानी कि इन 3 क्षेत्रों में झारखंड का जो कृषि जलवायु है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड को कितने कृषि जलवायु में उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो वही प्रश्न यहाँ पे देखिए रिपीट है, 3 उप क्षेत्रों में 3। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? वो था आप लोग का क्षेत्र, और ये है कृषि मौसम। तो मौसम में भी 3 है और क्षेत्र में भी 3। मौसम में कौन कौन? खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद, इन 3 ये मौसम होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष में शुरू किया गया था। तो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की व्यवस्था का मुख्य आधार क्या चीज़ है? कृषि। झारखंड की मुख्य आधार व्यवस्था है वो है कृषि। 38 लाख हेक्टेयर में यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है। इस प्रकार यदि हम लोग देखते हैं तो कुल क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 2021 के वन रिपोर्ट के मुताबिक 23,721 किलोमीटर यहाँ पे वन क्षेत्रफल है। और इस प्रकार 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल झारखंड में कितना प्रतिशत है? तो 17%। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है तो ये कितना है? अभी हम लोगों ने देखा 38 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या प्रतिशत है 80%। और ये प्रश्न यदि हम लोग अभी हाल ही में बात करते हैं तो यही 80% वाला ही प्रश्न एक पूछा गया है, जो कि झारखंड अभी कौन सा एग्जामिनेशन हुआ है, लैब असिस्टेंट का, उस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो 86% झारखंड की आबादी है जो कि वह कृषि कार्यों में लगी हुई है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग
होता है। तो कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है कृषि कार्य में? 23% भूमि का। यहाँ पे देखिए किस किस प्रतिशत पर भूमि का कहाँ कहाँ पे कितना उपयोग में लाया जाता है। सो एक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 27%, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन से आच्छादित क्षेत्रफल 28%, वर्तमान प्रति भूमि ये भी इम्पोर्टेंट है 17%, वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति क्षेत्र 13%, गैर कृषि योग्य क्षेत्र 9%, बंजर और गैर कृषि योग्य क्षेत्र 7%। वही जाति बात करते हैं हम लोग, कृषि योग्य बंजर भूमि ये 5%, मिश्रित वन एवं झाड़ी 2%, अस्थायी चारागाह एवं चराई क्षेत्र ये 2%। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो कृषि श्रमिकों का प्रतिशत है 45%। चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत भाग आता है। तो कितना प्रतिशत आता है? 80%। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो इनमें से कौन सी मुख्य फसल है जो कि वह झारखंड में उगाई जाती है? तो वह मुख्य फसल है धान। कौन सी फसल है? धान। धान प्रमुख फसल है। यदि हम लोग बात करते हैं, ये पहला नंबर पे धान, दूसरा नंबर पे मक्का और तीसरा नंबर पे गेहूँ, ये 3 प्रमुख फसल है झारखंड की। कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग में उगाई जाती है? तो वह फसल है चावल। चावल, मक्का, गेहूं। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो कितना क्षेत्र असिंचित है? 92%। 92%। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय का जो औसत है उससे बहुत ही निम्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्या है? 4.2%। कितना? 4.2%। अगला प्रश्न है, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो तिलहन पदार्थ है सरसों का। दलहन भी बात करते हैं तो दलहन का भी सर्वाधिक ये पलामू क्षेत्र में ही उत्पादन किया जाता है। धान का तो धान आप लोग का सिंहभूम क्षेत्र में, आलू आप लोग का हजारीबाग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्मा फसल नहीं है? गर्मा फसल नहीं है, यानी कि जो वह फसल है वह सरसों है, जो कि ये गर्मा फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो वो प्रमुख बीज है सरसों। कौन सा बीज है? सरसों। पलामू क्षेत्र में। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जो मौसम के क्षेत्र से हम लोग देखे थे, खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद फसल हो गया। इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो इनमें से कौन सा रबी फसल है जो कि वह झारखंड में उगाई जाती है? तो वह रबी फसल है चना। कौन सा रबी फसल है? चना रबी फसल। अगला प्रश्न है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? पलामू में कौन से तेल बीज की अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? तो तिल का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह फल है आम। कौन सा फसल है? आम। दूसरा नंबर पे देखा जाए तो दूसरा नंबर पे कौन सा फसल होता है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रथम नंबर पे आता है ये आम, और दूसरा नंबर पे आप लोग का आ जाता है कटहल। क्या चीज? कटहल। इसके बाद जो हम लोग का अगला सेक्शन है वह झारखंड का वन। तो वो जो वन रिपोर्ट है वो प्रीवियस वन रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया गया है। सो वाइट बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस करने वाले जो न्यू अपकमिंग आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। जैसा कि वन रिपोर्ट बात करती है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया गया जाता है। अभी रिसेंट में ये 2021 में वन रिपोर्ट जारी किया गया है।
सो इसके हम लोग कुछ डाटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वन रिपोर्ट 2021, ये आप लोग को जो भी डाटा बताया जा रहा है वो फैक्चुअल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। सबसे पहले वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वन क्षेत्रफल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक वो है 23,721 पॉइंट में। ये 1 पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग को इतना तो कम से कम याद ही रखना है 23,721। तो 2021 रिपोर्ट के मुताबिक 23,721 प्रतिशत में यही बात करते हैं तो 29.76% ये प्रतिशत में हो गया। वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल है 23,721। क्षेत्रफल के मुताबिक यदि पूरे भारत में इसका स्थान पूछा जाता है तो 11 नंबर पे आता है, और प्रतिशत के मामले में पूरा भारत में इसका स्थान बात करते हैं तो वो 40 स्थान आता है। कितना देख सकते हैं 23,721, ये तो वन क्षेत्रफल है, लेकिन पूरे भारत में ये कितना नंबर पे आता है 11 नंबर पे प्रतिशत 29.76%, और पूरे भारत में ये 14 नंबर पे आता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल और प्रतिशत रिलेटेड, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम लोग को पढ़ लेना है जिला से कि किस जिला में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, किस में वृद्धि हुई है, किस में नेगेटिव वृद्धि हुई है, और किस में 0% वृद्धि देखने को हम लोग को मिला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जिक्र करना है कि सर्वाधिक वन वृद्धि। तो सर्वाधिक वन वृद्धि क्षेत्रफल के मुताबिक तो वो आप लोग का वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वृद्धि हुआ है 3368 किलोमीटर। इतना किलोमीटर यहाँ पे हम लोग को वृद्धि देखने को मिला है, यानी वृद्धि नहीं, यानी कि ये कुल सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम में है कितना, तो 3368 किलोमीटर। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है जामताड़ा। कौन सा जिला है? जामताड़ा। तो जामताड़ा में कितना है वन क्षेत्रफल, तो 106 किलोमीटर मात्र। ये क्षेत्र के अनुसार है, किसके अनुसार? क्षेत्र के अनुसार। यदि हम लोग प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो मिनिमम सर्वाधिक, पहले हम लोग प्रतिशत बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिशत आप लोग का लातेहार और मिनिमम जामताड़ा, यानी कि प्रतिशत में भी कम है जामताड़ा, और क्षेत्रफल में भी कम है कौन? जामताड़ा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखें वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक वन है पश्चिमी सिंहभूम में 3368 किलोमीटर, और प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है 56% लातेहार में। क्षेत्रफल के मामले में मिनिमम किस में है? जामताड़ा में 106 किलोमीटर, और प्रतिशत के मामले में भी न्यूनतम है जामताड़ा में 5.85 किलोमीटर। तो ये हो गया वन क्षेत्रफल। बस हम लोग को इतना ही रिपोर्ट याद रखना है। और एक है प्रति व्यक्ति वन है वो 0.8 हेक्टेयर। और डाटा याद करना है तो याद कर लीजिएगा एक कि सर्वाधिक वृद्धि 2019 से 21 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि वो देखा गया है गढ़वा जिले में। कहाँ पे? तो सर्वाधिक वृद्धि हम लोग को गढ़वा जिले में देखने को मिला है, और वृद्धि शून्य वृद्धि देखा गया है गोड्डा में। यहाँ पे वन क्षेत्रफल एक भी वृद्धि यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और वहीं नेगेटिव दर्ज किया गया है तो वो कोपालालो, क्या चीज? कोपालालो। इसका ट्रिक क्या है? तो कोडरमा हो गया, पा से पाकुड़ हो गया, और ला से लातेहार, लो से लोहरदगा, यानी कि कोडरमा, पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा, इन 4 जिलों में नेगेटिव दर्ज किया गया। यहाँ पे वन में कमी आई है। वन में कमी कहाँ देखने को? तो कोडरमा, पाकुड़, लातेहार और लोहरदगा। वन में सर्वाधिक वृद्धि गढ़वा जिले में, और शून्य वृद्धि, ना ही कमी देखने को मिला ना ही वृद्धि देखने को मिला है, वो जिला है आप लोग का गोड्डा जिला। तो इस प्रकार वन रिपोर्ट ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग वन अभ्यारण्य की तरफ बढ़ते हैं। वन से रिलेटेड आप लोग को इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। क्षेत्रफल भारत में क्या स्थान रहा है? अगला सेक्शन है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ से आप लोग का 2 से 3 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये ज्योग्राफी का सेक्शन आ जाता है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा अभी
तो सर्वाधिक प्रश्न इसी से पुट अप किए गए हैं। प्रश्न है, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या बात करते हैं, उसकी संख्या 11 है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या 1 है। कितनी है? झारखंड में टाइगर रिजर्व की संख्या 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? बेसला का फुल फॉर्म, तो बेतला का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस एक्सिस, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, क्या जी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इससे पहले चलिए हम लोग कुछ व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, सो देख लेते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना की गई है और ये झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ पे विश्व में सर्वप्रथम बाघों का गणना 1932 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये लातेहार जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो वो कौन सा है? बेतला ही, यही है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1986 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे जो हम लोग जिला देख पा रहे हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ा है लातेहार, लेकिन यहाँ ऑप्शन के मुताबिक तो आप लोग को यहाँ पे जाना है पलामू में। बाकी आयोग का काम है वो आंसर क्या देगी। सो स्थापना हम लोग को देखते हैं 1986 ईस्वी में। कुल क्षेत्रफल 231.67 किलोमीटर क्षेत्रफल पे याद कर लेना है, बिकॉज ये एकमात्र यहाँ पे ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इस कारण से इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 231.67 किलोमीटर, 67 किलोमीटर। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो लातेहार जिला में ये अवस्थित है। कौन सा है? तो ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय निम्नलिखित में से अवस्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है? बाघों के लिए संरक्षित वन है, तो ये कहाँ पे है? पलामू। स्थापना कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे अवस्थित है? लातेहार जिला में। बेतला 1986, 1932, इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसी राष्ट्रीय उद्यान से कितने 12 प्रश्न पूछ लिए गए और आगे भी हम लोग देखेंगे तो 13-14 प्रश्न सिर्फ बेतला से ही पूछे गए हैं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के लिए आरक्षित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये किसके लिए आरक्षित है? तो ये बाघों के लिए आरक्षित है। यहाँ पे देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए आरक्षित है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व? पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू का सर्वाधिक है। किसका? पलामू का। सर्वाधिक सेंचुरी जिसका क्षेत्रफल में है वो है
पलामू का। 794 समथिंग इसका किलोमीटर में ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 794। स्थापना 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। यदि मैं ट्रिक आप लोगों के साथ समझ करना चाहता हूँ तो ट्रिक देखिए, यहाँ पे भी ट्रिक है। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में। यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 अभ्यारण्य है। इन अब 6 यहाँ पे 4 अभ्यारण्य है। इन चारों अभ्यारण्य का स्थापना 1976 ईस्वी में। तो यहाँ से ईस्वी ट्रिक के बेस पर हम लोग काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मदहप, माँ से क्या हो जाएगा? महुआ डांड, महुआ डांड अभ्यारण्य जो कि लातेहार में स्थित है। दा से दलमा अभ्यारण्य, हा से हजारीबाग और पा से पलामू। महुआ डांड, दलमा, हजारीबाग, पलामू, इन सभी अभ्यारण्यों का स्थापना 1976 ईस्वी में स्थापना हुई है। इसमें गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी है। जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ट्रिक में और हम लोग ये ट्रिक याद कर सकते हैं। मत हाफ गो, मत हाफ गो, मत हाफ गो, यानी कि माँ से महुआ डांड, दा से दलमा अभ्यारण्य, हा से हजारीबाग, पा से पलामू और गो से गौतम बुद्ध। महुआ डांड, दलमा, हजारीबाग, पलामू और गौतम बुद्ध, इन पांचों अभ्यारण्य का स्थापना बात करते हैं तो 1976 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा पलामू, 794 किलोमीटर ये वन क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड की किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन के मुताबिक जरिए जाते हैं तो ऑप्शन के मुताबिक सबसे पहले किसका हुआ है? पलामू सेंचुरी का। किसका? पलामू सेंचुरी, जो कि पलामू में अवस्थित है। चलिए जितने भी ऑप्शन हैं इनके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कब कब इसकी स्थापना हुए हैं। सो पलामू का देखिए तो पलामू सेंचुरी का 1976 ईस्वी में। तोपचांची का बात करते हैं तो 1978 ईस्वी में। वहीं जिक्र करते हैं गौतम बुद्ध का तो 1976 ईस्वी में। उधवा झील पक्षी सेंचुरी का तीसरा, ये साहेबगंज में स्थित है। कब? 1991 ईस्वी में। प्रश्न है महुआ डांड। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये महुआ डांड कहाँ पे स्थित है? ये लातेहार जिला में अवस्थित है। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो महुआ डांड ये लातेहार जिले में अवस्थित है, अभी हम लोगों ने देखा था। अगला प्रश्न बात करते हैं, झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या आंसर हो जाएगा? जमशेदपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो झारखंड में एलिफेंट ये दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, और दलमा है कहाँ? तो दलमा ये है पूर्वी सिंहभूम जिला में, सिंहभूम में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था मद हाफ गो। तो 76 के समथिंग कौन है? 1975। यहाँ पे भी देखिए डिस्क्रिप्शन किया गया है कि यह पूर्ण रूपेण इसका स्थापना है, जो कि वह 1976 ईस्वी में किया गया था। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? देखिए क्षेत्रफल से एक रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया है, क्योंकि ये एकमात्र हाथी के लिए रिजर्व है झारखंड में। उसी प्रकार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका भी पूछा जा सकता है। 231.67 किलोमीटर वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए उसका याद करना बेहद ही जरूरी है। दलमा का बात करते हैं कितना है? 195 किलोमीटर। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ये तो हो गया। अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो दलमा पहाड़ी, दलमा हिल्स अवस्थित है। प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? तो झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? तो दलमा अभ्यारण्य ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे अवस्थित है ये? तो ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया?
तो ये कहाँ पे बनाया गया? सिंहभूम में बनाया गया, सिंहभूम में। निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य तो मद हाफगो 1976 ईस्वी में। रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो रांची में अवस्थित चिड़ियाघर का नाम क्या चीज़ है? भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। झारखंड में निम्न में से झारखंड में स्थित चिड़ियाघर हो गया। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। झारखंड में बहिर्जात ब्राह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है बिरसा मुंडा जैव पार्क, बिरसा मुंडा जैव पार्क। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे जिस प्रकार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे बड़ा बात करते हैं तो वो है लावालोंग अभयारण्य। ये कहाँ पे है? लावालोंग, ये चतरा में अवस्थित है। देखिए सभी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, कौन कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, साथ ही किस जिला में ये अवस्थित है। सो लावालोंग अभयारण्य 211 किलोमीटर चतरा में, वो तो याद ही करना है, लेकिन जिला मुख्य इसमें बन जाता है महुआ डांड, ये लातेहार में भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। दलमा तो ये पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग ये हजारीबाग। लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में अवस्थित है? तो इसमें जो हजारीबाग का वन्यजीव अभयारण्य है वो झारखंड में अवस्थित है। किस वन्यजीव प्राणी घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? यहाँ पे मिट गया है, तो 1955 में। तो झारखंड का जो हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है इसकी घोषणा 1955 ईस्वी में ही कर दी गई थी। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? पालकोट ये कहाँ पे स्थित है? गुमला में। पालकोट तो ये हमारा गुमला में अवस्थित है। पालकोट अस्ट्रायनी कहाँ पे? ये गुमला में ही है। तोपचांची धनबाद में 1978 ईस्वी में। लावालोंग 78 में, तोपचांची भी 78 में, बट तोपचांची ये धनबाद में और लावालोंग चतरा में। तोपचांची कहाँ पे स्थित है? तोपचांची ये धनबाद में अवस्थित है। वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य नहीं है? ये प्रश्न है जो कि वह थोड़ा यहाँ पे रोंग है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कहाँ पे अवस्थित है? ये मेनली कोडरमा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कोडरमा ये तो स्थित है, हजारीबाग ये भी स्थित है, लावालोंग चतरा में भी स्थित है, बट भीमबंध ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ झारखंड में अवस्थित नहीं है। रॉक गार्डन ये मेनली रांची में अवस्थित है। जुबली पार्क, तो जुबली पार्क ये कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। जुबली पार्क जमशेदपुर में टाटा कंपनी के द्वारा बेहद ही सुंदर इसका दृश्य देखते हैं, हर वर्ष वहाँ पे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44, शहीद निर्मल महतो पार्क जिले में अवस्थित है, तो ये जेपीसी में पूछा गया, ये हजारीबाग में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितना वर्ष की अवधि के लिए वन जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो कितना वर्ष के लिए? 10 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो वह क्षेत्र है सारंडा। और सारंडा की यदि हम लोग बात करते हैं तो विश्व, यानी कि ये एशिया में, विश्व में नहीं बट ये एशिया में नंबर 1 पे आता है। सबसे बड़ा घना साल वृक्ष, साल सखुआ का सबसे घना सखुआ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पूरे एशिया में, तो वो सारंडा वन है कहाँ? बेसिकली ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसमें 2 ऑप्शन है जो कि वह सही मेल नहीं है। तो महुआ डांड ये बेसिकली बात करते हैं लातेहार में स्थित है। तोपचांची धनबाद में बिल्कुल सही है। उधवा पक्षी विहार, तो उधवा पक्षी विहार ये कहाँ पे स्थित है? ये साहेबगंज में। लावालोंग ये चतरा ठीक है, बट यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, थोड़ा इसमें गलती हुआ है, इस कारण से यहाँ पे स्टार टिक आउट किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि 48 प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान कैद में हिरण के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है?
हिरन के लिए, तो वो है बिरसा मृग विहार। क्या? बिरसा मृग विहार, और ये है कालामाटी खूंटी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो झारखंड में जवाहर नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? झारखंड में जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान, तो ये अवस्थित है बोकारो स्टील सिटी में।